नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाक्य विचार। तो आपने देखा, हमने लास्ट सेशन में जो है वाक्य विचार अपना टॉपिक जो है स्टार्ट कर दिया था, और जिसमें मैंने सबसे पहले आप लोगों को वाक्य की परिभाषा यहाँ पर बताई थी, और साथ ही उसके बाद हमने यहाँ पर वाक्यों के बारे में बताया था कि वाक्य आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी वाक्य भेद, यानी कि ये जो आपका टॉपिक है, इससे पहले हम करेंगे यहाँ पर जो हमने अपने लास्ट सेशन में वाक्य के बारे में यहाँ पर पढ़ा था, वाक्यों के विषय में हमने जो यहाँ पर जाना था उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने वाक्य विचार जो टॉपिक है वो मैंने आपको क्लियर किया था कि वाक्य होता क्या है, वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए, हमने कहा कि जो वाक्य होता है, वाक्य क्या होता है। आपने देखा कि हमने बहुत सारे वाक्य यहाँ पर लिखे और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ये ढेर सारे वाक्य हैं ये क्या है, आपको क्या शो कर रहे हैं। आपने इससे पहले पढ़ा था शब्द विचार, आपका जो टॉपिक था इससे पहले शब्द विचार था। तो हमने क्या कहा था कि वर्णों को जब हम व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, सार्थक क्रम में लिखते हैं, तो उससे क्या बनता है, शब्द बनता है। ठीक है ना। हमने ढेर सारे शब्दों के बारे में पढ़ा था, शब्दों का वर्गीकरण हमने यहाँ पर किया था। उसके बाद हमने अपना टॉपिक शुरू किया वाक्य विचार। तो उसके वाक्य जो होते हैं वो किससे बनते हैं, शब्दों से बनते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ढेर सारे जो आपके शब्द हैं, कैसे शब्द, सार्थक शब्द हैं। अब देखिए, शब्द तो सारे सार्थक हैं, लेकिन इनको इस तरह से व्यवस्थित क्रम में लगाया जाए, ठीक है ना, कि आपके देखिए, आप शब्द तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे के सारे शब्द जो है आपके सार्थक हैं, यानी कि आपको सभी शब्दों का अर्थ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है। लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं कि इनको आप सार्थक जो है आपके तभी ये वाक्य कहलाएंगे जब इनको हम ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि इनका जो है आप पूर्ण रूप से, जब आप इसको व्यवस्थित करेंगे तो इसका पूर्ण अर्थ आपको क्लियर हो। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ शब्द बताए, क्योंकि आप क्लास 9th में हैं तो अब आपके लिए बहुत इजी है कि आप आसानी से किसी भी वाक्य को, सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। तो आपको मिस्टेक्स जो है वो पता चल जाएंगी, और नहीं होंगी तो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो जैसे हमने कहा, अमित विद्यालय जाता है। ठीक है। शशांक पढ़ रहा था तभी अंकित उठकर चला गया। सभी जानते हैं कि सीमा अच्छी लड़की है। तुम परिश्रम करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है ना। तो ये हमने सारे वाक्य यहाँ पर लिखे, तो हमको पता चला कि सारे के सारे वाक्य जो है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तरीके से जो है यहाँ पर व्यवस्थित किए गए हैं। तो इसी के आधार पर जो है हमने यहाँ पर वाक्य की परिभाषा आपको बताई थी। क्या परिभाषा बताई थी हमने वाक्य की यहाँ पर, कि शब्दों के उस समूह को, क्या परिभाषा बताई थी वाक्य की, कि शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात, ठीक है ना। हमने क्या कहा कि हमें सारे शब्द, तो हमें पता है कि सारे के सारे शब्द सार्थक है, मीनिंगफुल है, यानी कि उनका अर्थ निकलता है, लेकिन उनको व्यवस्थित कैसे किया जाए कि उस लाइन का भी हमें अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। ठीक है ना। तो हमने कहा उस शब्दों के उस समूह को, शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है या बताई जाती है, अर्थात सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह। ठीक है ना। कैसे शब्दों का, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता हो, जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता हो, वाक्य कहलाता है। समझ आई परिभाषा। लास्ट सेशन में भी क्लियर की थी, यही चीजें बताई थी लास्ट सेशन में भी, और आज फिर से रिवाइज कर दिया है, और आप लोगों से घर से भी रिवाइज करके लाने को कहा था कि आप पढ़ें, घर से एक बार पढ़कर आए। ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए, ये जो मेन चीज मैंने यहाँ पर बताई आपको कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है,
जिससे अपेक्षित अर्थ निकलता हो, यानी कि जो हम अर्थ, जिस अर्थ की हम अपेक्षा कर रहे हैं वो अर्थ निकलता हो, उसी को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है ना, वाक्य कहलाता है। और यहाँ पे अब मैंने वाक्य के बाद एक और चीज मैंने यहाँ पर करवाई थी आपको, जिसको मैंने कहा था उपवाक्य। उपवाक्य किसे कहते हैं? ठीक है ना, उपवाक्य यानी कि एक पूरा वाक्य है, लेकिन यहाँ पर उपवाक्य की बात हो रही है। तो देखिए, जिन क्रिया युक्त पदों से, ध्यान से समझिएगा, जिन क्रिया युक्त पदों से, अब इसमें ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, कि वो पद कैसे होंगे, वो पदों का समूह कैसा होगा, क्रिया युक्त होगा। जहां पर यानी कि क्रिया शब्द, क्रिया क्या होता है, इससे पहले आपको क्रिया पता होना चाहिए। जिस शब्द से हमें किसी काम को करने होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, सोना, जाना, चलना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, गाना, ठीक है ना, ये सारे शब्द क्या है, क्रिया है। इस तरह के शब्द वहां पर होंगे, ठीक है ना, क्रिया युक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है, उन्हें उपवाक्य कहते हैं। जैसे हमने कहा, यदि मैं जाता, एक उपवाक्य है, यानी कि केवल आंशिक भाव हमें प्रकट हो रहा है, पूरा पूरा हमें नहीं पता चल रहा है, उसे हम कहते हैं आंशिक भाव। ठीक है ना। दूसरा है, यदि वह लिखता, यदि मैं जाता, यदि वह लिखता। उसके बाद क्या आता है हमारा प्रधान उपवाक्य। ये किसमें होता है, उपवाक्य के भेदों में, यानी कि ये जो आपके उपवाक्य हैं, जो हमने उपवाक्य जिसको बताया कि जिसमें जो है आंशिक अर्थ आपका निकलता है और क्रिया युक्त पद होते हैं, उसके भी दो भेद हमने यहाँ पर बताए। कौन कौन से? एक हमने बताया प्रधान उपवाक्य और दूसरा हमने बताया आश्रित उपवाक्य। ये भी मैंने लास्ट सेशन में आपको क्लियर किया था बहुत अच्छे से, क्या होता है प्रधान उपवाक्य। ठीक है ना। तो प्रधान उपवाक्य में हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो उपवाक्य, अब देखिए प्रधान, प्रधान का क्या अर्थ होता है? प्रधान का अर्थ होता है मुख्य। प्रधान का क्या अर्थ होता है? मुख्य। जो कहते हैं ना कि गांव का ये प्रधान है, गांव का ये प्रधान है, या तो इस तरह जो प्रधान शब्द होता है उसका अर्थ होता है मुख्य। तो यानी कि प्रधान उपवाक्य क्या होता है? जो उपवाक्य पूरे वाक्य से अलग भी लिखा जाए, ठीक है ना, अब उसका नाम ही है प्रधान। तो अगर वो पूरे उपवाक्य जो है, पूरे वाक्य से अगर उसको थोड़ा सा अलग भी लिख दिया जाए, तो उसका अर्थ जो है दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा, आंशिक आएगा लेकिन पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। ठीक है ना, और उसका अर्थ कभी भी दूसरे पर डिपेंड नहीं होगा, दूसरे पर निर्भर नहीं होगा, दूसरे पर आश्रित नहीं होगा, इसीलिए उसको प्रधान उपवाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान उपवाक्य। अब इसका एग्जाम्पल मैंने क्यों नहीं लिखवाया था आपको? इसका एग्जाम्पल मैंने इसलिए नहीं लिखवाया था आपको क्योंकि इसके लिए अभी हमें आश्रित उपवाक्य यानी कि इसका दूसरा भेद भी पढ़ना होगा, और वहीं से आपको समझ में आएगा दोनों का जो है अंतर। तो पहले आश्रित उपवाक्य को देख लीजिए। आश्रित नोट भी करेंगे साथ साथ। आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता।
यानी कि जो उपवाक्य आपको प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा पूरा अर्थ नहीं दे सकता, उसको हम क्या कहेंगे, या एक तरह से कहा जाए कि वो जो प्रधान उपवाक्य होता है उस पर आश्रित रहता है। ठीक है ना, आश्रित उपवाक्य उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक, क्योंकि वो क्या है, प्रधान उपवाक्य पर डिपेंड है, यानी कि उसका जो मीनिंग है वो प्रधान उपवाक्य के बिना आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिख के बताती हूँ कि ये कैसे आपको समझ में आएगा। मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है, इसमें यहाँ पर जो आपका ये है, ठीक है ना, मैं नहीं जानता, ये क्या है आपका प्रधान उपवाक्य। ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, मैं नहीं जानता। अब देखिए इसको, ये हमें समझ आ रहा है कि किसके लिए, अगर आपसे कोई भी इंसान किसी भी बात के लिए कहे आपको नहीं पता हो, तो आप सीधे क्या कहेंगे, मैं नहीं जानता। ठीक है ना, तो आपको अर्थ पता चल रहा है, यानी कि आपको अगर आप पूरे वाक्य से इसको अलग भी बोले तो आपको अर्थ समझ में आएगा। ठीक है ना, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। ठीक है ना, तो ये जो चीजें हैं ये आपको समझ में आ रही है, इसको आपने इसलिए कह दिया प्रधान उपवाक्य। ये इस वाक्य का ही एक पार्ट है, एक अंश है, एक भाग है, लेकिन आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, इसीलिए आपने इसको कह दिया प्रधान उपवाक्य। लेकिन आप बाकी का आधा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा मीनिंग समझ में नहीं आएगा कि आखिर बात क्या हो रही है। ठीक है ना, कि वह कैसा आदमी है, कि वह कैसा आदमी है, आश्रित उपवाक्य। अब ये जो वाक्य है इसका मीनिंग हमें क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि इसका मीनिंग हमें तभी समझ में आएगा जब हम इसको प्रधान उपवाक्य के साथ बोलेंगे कि मैं नहीं जानता। ठीक है ना, मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। ठीक है ना, तो अगर हम केवल ये कह दूं कि वह कैसा आदमी है, तो क्या बोल रहे हैं, मतलब पूरा मीनिंग जो है, बात स्पष्ट यहाँ पर नहीं हो रही है। लेकिन आप उसको प्रधान उपवाक्य के साथ बोलेंगे तो आपको क्लियरली बात जो है स्पष्ट हो जाएगी। मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। ठीक है ना, तो ये है आपका प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब जो है इसके बाद और एक और चीज हमें पढ़नी है, वो है वाक्य के घटक। क्योंकि अगर हम वाक्य को पूरी तरह से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको हर एक चीज वाक्य के बारे में पता होनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि क्लास 9th और क्लास 10th के लिए आपका जो वाक्य टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास 9th में आपका अर्थ की दृष्टि से और क्लास 10th में आपका जो है रचना की दृष्टि से आपके जो वाक्य होते हैं वो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको जरा अच्छे से समझने का प्रयास करें, एक एक चीज आप अच्छे से पढ़ें तो आपको वाक्य की परिभाषा यहाँ पर पता चल गई है, और वाक्य के जो उपवाक्य किसे कहते हैं ये पता चल गया है। उपवाक्य के जो दो भेद होते हैं, आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य, वो आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद वाक्य के घटकों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, तो इसको हम कहेंगे वाक्य के घटक। वाक्य
के घटक, और इसको आप ना अंग भी कह सकते हैं या पार्ट्स जैसे हम कहते हैं ना, अंग का अर्थ होता है क्या क्या कहते हैं हम इंग्लिश में इसको, पार्ट्स, ठीक है ना। वाक्य के घटक कि कितने अंग होते हैं वाक्यों के, ठीक है। तो मुख्यतः वाक्य के दो घटक होते हैं मेनली। आपका जो वाक्य होता है उसके दो घटक होते हैं, एक होता है आपका उद्देश्य और दूसरा होता है आपका विधेय। और ये चीजें भी अगर आपने देखा होगा ना तो छोटी क्लासेस में ही हमें पढ़ा देते हैं। जब हमें वाक्य पढ़ा रहे होते हैं तो वहीं पे हमें बता देते हैं कि क्या होता है उद्देश्य और क्या होता है विधेय, क्योंकि इसके बिना हम वाक्य नहीं समझ सकते, वाक्य को नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। तो वाक्य के घटक या वाक्य के अंगों में दो चीज हमने बताई, उद्देश्य या विधेय। तो एक एक करके इसको समझ लेते हैं, क्या होता है आपका उद्देश्य और क्या होता है आपका विधेय। उद्देश्य, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, उद्देश्य, वाक्य का उद्देश्य क्या है और वाक्य में विधेय क्या है। उद्देश्य को समझिए कि वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है। वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। वह क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे राम बाजार जाता है। अब कौन बताएगा मुझे इसमें उद्देश्य क्या है। मैंने क्या बताया आपको उद्देश्य की परिभाषा, कि वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ भी कहा जाए उसको हम उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ये समझिएगा, जिस व्यक्ति और वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए। तो यहाँ पर हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, राम के बारे में, ठीक है ना। राम के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, राम बाजार जाता है। तो राम यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है। राम यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है। तो ये आपको पहला क्लियर हो गया कि वाक्य में जिसके भी बारे में बात की जाती है और उसको हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये चीज क्लियर कर ली। अब हम इसका सेकेंड पार्ट यानी कि विधेय के बारे में जानेंगे, और मैं आशा करती हूँ कि उद्देश्य जो है आपको समझ में आ गया होगा। विधेय, अब देखिए बहुत ही आसान है विधेय भी। जैसे हमने कहा कि जिस व्यक्ति और वस्तु के बारे में बात की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। और जो बात की जाती है, ठीक है ना, वाक्य में, अब आप उद्देश्य तो समझ गए हैं, उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के विषय में वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे
उसे विधेय कहते हैं। ठीक है ना। जो हम उद्देश्य के बारे में बात जो कर रहे हैं, जैसे सेम एग्जांपल मैं यहाँ पर लूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। राम बाजार जाता है। तो इसमें उद्देश्य कौन है? उद्देश्य कौन है इसमें? क्या बताया था मैंने अभी? राम, क्योंकि राम के विषय में ही तो बात की जा रही है कि राम बाजार जाता है। तो हमने कहा उद्देश्य के बारे में जो बात की जाए, तो क्या बात की जा रही है राम के बारे में? कि वह बाजार जाता है। समझ आया? उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है उसे विधेय कहते हैं। ये हम बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। अभी इसमें और भी चीजें हैं, उद्देश्य विस्तार, विधेय विस्तार। उद्देश्य की जो विशेषता को बताता है उसे उद्देश्य विस्तार कहते हैं, विधेय की जो विशेषता को बताता है उसे विधेय विस्तार कहते हैं। जैसे चंचल बालक दौड़ रहा है, चंचल बालक यानी कि उससे पहले आ जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है। विधेय विस्तार में जहां पर जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है या धीरे धीरे कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो ये सारे विधेय विस्तार होंगे। ठीक है ना। तो जो विधेय के बारे में बात की जाए, जहां पर आपका उद्देश्य के बारे में बात की जाए, जैसे कहा हमने कहा चंचल बालक, बालक क्या है? उद्देश्य है, और बालक की विशेषता क्या है? वो चंचल है, तो उसको कहते हैं उद्देश्य विस्तार। और विधेय की जब विशेषता बताई जाती है तो उसको कहते हैं विधेय विस्तार। तो ये भी आपका यहाँ पर टॉपिक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो मेन चीजें हैं वो हमने यहाँ पर क्लियर कर दी है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही जो मेन चीजें हैं वो आता है आपका वाक्य भेद। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा वाक्य भेद को इस तरह से समझ लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिटेल में समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? वाक्य ऐसा सार्थक शब्दों का समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा पूरा आश्रय प्रकट करता हो, वाक्य कहलाता है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए राम ने धर्म की स्थापना की। रचना की दृष्टि से फिर जो आपके वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको केवल रचना की दृष्टि से वाक्य दिए हैं। तो इसको हम जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर केवल वाक्यों के बारे में रचना की दृष्टि से जो आपके क्लास 10th में आते हैं, और अभी जो आपका टॉपिक है वो है आपका अर्थ की दृष्टि से। तो हम यहाँ पर एक बार वाक्य भेद जान लेते हैं। वाक्यों के भेद यानी कि कितने टाइप्स के होते हैं आपके वाक्य। तो मुख्यतः इसके 2 भेद होते हैं और उनके बाद हम उसको समझेंगे। सबसे पहले अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और दूसरा है आपका रचना के आधार पर। ठीक है ना। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके एग्जाम में जो मेन चीज आती है वो आपका यही आता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। के आधार पर वाक्य भेद। अब देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो है उसको एक बार मैं आपको नोट करवा दूं, क्योंकि तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आता है आपका विधानवाचक, दूसरा आता है आपका निषेधवाचक, तीसरा आता है आपका संदेहवाचक,
और चौथा आता है आपका इच्छावाचक। और आपका फिफ्थ है प्रश्नवाचक। और नंबर 6 है आपका संकेतवाचक। नंबर 7 है आपका आज्ञावाचक। और नंबर 8 है आपका विस्मयवाचक। तो ये 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है ना। अर्थ के आधार पर आपके वाक्य जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं और इनको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये आते हैं आपके वाक्य परिवर्तन में। यानी कि जब आपका एग्जाम में आता है ना उसमें आता है कि वाक्य परिवर्तन कीजिए। जो आपका विधानवाचक है उसको आपको प्रश्नवाचक में बदलना है। जो इच्छावाचक है उसको संदेहवाचक में बदलना है। ठीक है ना। जो आज्ञावाचक है उसको संकेतवाचक में बदलना है। तो इस तरह के आपके यहाँ पर आते हैं वाक्य को एक्सचेंज यानी कि आपको वाक्य किस तरह से बदलना है उसमें। ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें समझनी होती है। तो अर्थ के आधार पर हमने वाक्यों के यहाँ पर 8 भेद बताए। तो 8 भेद आपको आप इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है रचना के आधार पर वाक्य भेद। जो रचना के आधार पर वाक्य भेद में जो है 3 प्रकार के आपके वाक्य होते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। यानी कि किस तरह से वाक्यों की रचना की जाती है। यहाँ पर तो मीनिंग बताया जाएगा कि ये विधानवाचक है या ये आपको निषेध प्रकट कर रहा है या संदेह प्रकट कर रहा है या इच्छा जताई जा रही है या प्रश्न पूछा जा रहा है या संकेत किया जा रहा है या शंका जताई जा रही है। ठीक है ना। या आज्ञा दी जा रही है या विस्मय प्रकट किया जा रहा है। ठीक है ना। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और जैसे मैंने कहा रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर में जो है कि किस तरह से वाक्यों की रचना की जाती है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो आज हमने जितना भी पढ़ा है घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट लगता है तो उसको नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कीजिए। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।